अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब तरमीम के मामले पर डेडलॉक है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने ईद के बाद होने वाली मुमकिना APC के लिए अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं और इस APC के लिए अपोजिशन में क़यादत के लेवल पर जो है अब वो मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी, जबकि आज बिलावल भुट्टो ने लाहौर में पहले JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो का कहना था कि जो भी फैसला होगा मुतफ़िक़ा होगा, सब एक पेज पर हैं कि इमरान खान को जाना होगा। जबकि शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमें धरने की ज़रूरत नहीं है, हम आधे रास्ते में पहुंचेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। अब देखना यह है कि अपोजिशन की इन मुलाकातों का कोई फ़ायदा होता भी है, कोई इसका नतीजा निकलता भी है या नहीं। क्या अपोजिशन का इत्तेहाद जो है ये हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगा। दूसरी तरफ नैब कवानीन में तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी तजावीज़ मंजूर ना होने के बाद कानून साजी के लिए बनाई जाने वाली जो पार्लिमानी कमेटी है उससे भी वॉकआउट कर दी है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत ने नैब कानून में अपोजिशन की तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की नीयत ख़राब है, अब कमेटी में जाने का कोई जवाज़ नहीं है। हमारी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। अब फैसला किया है कि जो कुछ करना है वो APC के फोरम से बात होगी। जबकि कानून साजी के लिए बनाई जाने वाली पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में आज कहा कि अपोजिशन ने नैब कवानीन में 35 तरमीम तजवीज़ की हैं। हमारी लीगल टीम ने इसका जायज़ा लिया और फिर अपोजिशन को जवाब दिया कि जिस शक्ल में अपोजिशन तरमीम चाहती है, तहरीक इंसाफ को वो मंजूर नहीं। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक के बाद अब हुकूमत ने फैसला किया है कि अब वो और अपोजिशन की रजामंदी के बगैर ही नैब कानून में तरमीम का बिल पार्लियामेंट में लाएगी। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का कहना है कि जो अपोजिशन की ख्वाहिश है वो हम पूरा नहीं कर सकते। अपोजिशन FATF के लिए बनाए गए कवानीन को नैब से जोड़ना चाहती है। सवाल अब यह है कि हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक के बाद क्या अब कानून साजी का अमल एक बार फिर से रुक जाएगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़ा शोर मच गया है जी, APC होने जा रही है ईद के बाद, पता नहीं अपोजिशन क्या करने जा रही है। बिलावल भुट्टो मुलाकात कर रहे हैं मौलाना साहब से, शहबाज शरीफ साहब के अब क़यादत के लेवल पर ये मुलाकातें हो रही हैं। करने क्या जा रहे हैं आप लोग APC में ईद के बाद? क्या एजेंडा क्या है बेसिकली आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन जब भी कहीं इकट्ठी होती है तो अगर तो हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस हो और हुकूमत के लोग उसके साथ पूरी मजबूती से खड़े हों और उनकी पॉपुलैरिटी या लोगों में जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी तरह मौजूद हो, तो फिर किसी APC का कोई खदशा या खतरा नहीं होता। इस वक्त जो APC है, अब अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ तो देख ही नहीं रहे। वो कोई ये रोज की बुनियाद पर कोई ना कोई इकदाम ऐसा करते हैं जिनसे लोग मुतासर होते हैं, वो तो इनकी तरफ देखते ही नहीं, इस तरह जैसे हुकूमत होती नहीं, वो अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। और अब जो सियासी उम्मीद लोगों को है तो वो अपोजिशन जमातों से है, और अपोजिशन जमातों से वो चाहते हैं कि इस तरह की नालायक और नाअहल लोग जिन्होंने लोगों की आम जिंदगी जो है वो मुश्किल में डाल दी है, उनको घर चलता करना चाहिए। कैसे? क्या प्रोसेस होगा घर करने का? कैसे भेजेंगे? कोई आईनी जमहूरी तरीका है? अदम एतमाद की तहरीक लाना नहीं चाहते आप लोग, वो फिर होगा कि नंबर्स कैसे पूरे होंगे? क्योंकि आपको चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है आप लोगों को कि अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया था, तो कैसे भेजेंगे आप लोग घर? देखिए, इसी मामले के लिए ही रोड मैप देने के लिए ही APC हो रही है, और APC से पहले रहबर कमेटी का एक इजलास होगा जिसमें एजेंडा सेट होगा और एजेंडे को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, रोड मैप को किस तरह लेकर चलना है और किस तरह इनसे जान छुड़ानी है, डिटेल से आपको देंगे। और कोई गैर आईनी तरीका जो है वो तो आप सोच में भी ना रखें। आइन में दिया गया कि अर्ली इलेक्शन हो सकता है, असेंबली तोड़ी जा सकती है। इस तरह वहां तक हमने किस तरह पहुंच रहे हैं, -1 करके पहुंच। वही लोग कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं जिस पर आपकी क़यादत को हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, गैर आईनी तरीके से हटा दिया जाता है। ये तो आप लोगों की क़यादत के खुद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, शिकायतें रही हैं, एतराज़ात रहे हैं, वही आप लोग करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं? एक धरना अपोजिशन फजलुर रहमान साहब का कुछ पिछले साल भी हुआ है, आपने कवर किया है, कोई एक गमला नहीं टूटा। पुरअमन एहतजाज और इस कदर पब्लिक प्रेशर
डेवलप कर देना कि जिससे जो हुक्मरान है उनके असाब शल हो जाए, ये इस वक्त मुमकिन है और ये मुमकिन हम करके दिखाएंगे। अगर हमने भी ये ना किया तो लोग फिर हमसे भी मायूस हो जाएंगे। अच्छा, हुकूमत की एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि आज आप लोगों पर किए गए सारे जो नैब केसेस हैं, जो मुकदमे हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, आप लोगों के साथ जो है ना आप लोगों को इस पर रिलीफ दे दिया जाए, आप लोगों की मान ली जाए। फिर कौन से एहतजाज, तो कौन सी तहरीक, तो कौन सी APC? आप लोगों को कहते हैं कि मसला ही सिर्फ ये है जो आप लोगों की क़यादत पर जो लोग हैं उन पर केसेस चल रहे हैं, इसी वजह से आप लोग ये सब कुछ करने जा रहे हैं। चले जी दूसरी साइड पर आ जाए, सबको पकड़ लें, लेकिन हम इनकी नाअहली नालायकी से पर्दा उठाते रहेंगे। हमने कब कहा है? हमें तो कोई जल्दी नहीं है नैब कानून में भी तरमीम की। हमारे तो 90% केस भुगत चुके हैं, लोगों ने अपनी बेगुनाही की सजाएं काट ली हैं, बाकी भी भुगत जाएंगे। हमें नहीं, यही चाहते हैं और हमने कोई रिलीफ नहीं मांगा और ना मांगने जा रहे हैं। हम इस नालायक नाअहल को, देखिए मामला क्या है जरा समझें। एक, जब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी उस वक्त तक मुल्क नहीं चलेगा। इकोनॉमी कैसे चलेगी? उसका बुनियादी जुज एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट देने में ये असेंबली नाकाम हुई है। ना स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ना इस गवर्नमेंट के पास वो टीम है और इनका मैंडेट पहले ही सवालिया निशान है उस पे। ऐसी असेंबली जो कि मईशत ना चला सके, फिर पाकिस्तान नहीं चल सकता। नैब कानून में कोई जल्दी नहीं है? बिल्कुल, हमें कोई जल्दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो बात थी उसकी तस्दीक की मोहर लगा दी है। हम एक आज जल्दी नहीं है। काश ये जल्दी पीपल्स पार्टी के 2008 में जब वो इक्तदार में आई और उन्होंने नून लीग से कहा कि आए बैठे नैब कानून में तरमीम करें, काश ये जल्दी तब कर ली होती तो आज ये सब कुछ ना देखना पड़ता, ना भुगतना पड़ता। और बाद में नून लीग पछताई। बारहा आपके बड़े रहनुमाओं ने टीवी प्रोग्राम्स में आकर कहा कि हाँ हमसे गलती हुई, हमें उस टाइम पीपल्स पार्टी की बात मान लेनी चाहिए थी। आज फिर आप लोग वही गलती करने जा रहे हैं। अगर तरमीम है सिर्फ अपने वजीरों की जान छुड़ाने के लिए और तरमीम है अपने वो जो आपने जेबें भरी हुई हैं कोई चीनी से और आटे के स्कैंडल से, दवाइयों से, अगर उससे बचने के लिए तरमीम है तो ऐसे नहीं करेंगे। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए तरमीम करना चाहते हैं। हम ऐसी तरमीम नहीं करना चाहते जिससे सिर्फ इनकी जान बच जाए और कोई एहतसाब ना हो सके। एहतसाब भी हो, तरामीम भी बामकसद हो, ताकि क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है वो उसको सामने रखकर किया जाए। बहुत शुक्रिया। नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब आपका। नवीद कमर साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, मौलाना साहब से भी मुलाकात की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्यों नैब कानून में तरमीम पर एक बार फिर से अपोजिशन का और हुकूमत का डेडलॉक पैदा हो गया है? क्या एतराज़ात हैं आप लोगों को जो हुकूमत मुसवदा पेश कर रही है? हुकूमत का तो जी कोई मुसवदा सच नहीं था। एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था। वैसे तो खैर हुकूमत के साथ ऑपोजिशन की इस इशू पे मुज़ाकरात तकरीबन 2 साल से चल रहे हैं। हाँ। लेकिन इस दफ़ा हमें उम्मीद ये थी कि शायद कुछ सीरियसनेस हो बात करने में, और इस वजह से हमने डायलॉग ये शुरू किया। दूसरी भी लेजिस्लेशन थी उसके साथ साथ ये भी किया। नॉन सीरियसनेस कहाँ लगी आपको हुकूमत की? गैर संजीदगी कहाँ, कैसे लगी आप लोगों को हुकूमत की? गैर संजीदगी तो है ना, क्योंकि हुकूमत ने कल का सारा दिन लगाया हमसे शिकवार पूरी चीज पे डिस्कशन करने का। हाँ। और खैर उस वक्त तो शायद वो एम्पावर्ड नहीं थे, तो उन्होंने उसी वक्त जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें एक चीज समझ के लेके जाते हैं अपनी लीडरशिप के पास। और आज जब वो अपनी लीडरशिप से बात करने के बाद वापस आए थे, उन्होंने कहा हमें कोई भी चीज मंजूर नहीं है,
आप यहाँ से चले जाएं। क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जिस शक्ल में आप लोग करना चाहते हैं ना वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर अब आपकी मान लें तो ये तो एहतसाब का अमल ही खत्म हो जाएगा। नहीं देखिए ना, ये हुकूमत की बदनीयती है ना, जब इस किस्म की बात, एक तो अंदर कुछ कहते हैं बाहर कुछ आके कहते हैं। जब आप किसी के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात का मतलब ये ऑल और नथिंग गेम तो नहीं होता ना। मुज़ाकरात का मतलब है कि चले ये हमारा मसवदा है, आप बताएं इसमें से क्या चाहिए। हमने तो ये भी पूछा, हमने कहा 35 पॉइंट्स है, आपको इसमें से 3 पसंद है, 4 कबूल हैं, 1 कबूल है, कुछ तो बताएं ना हमें। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं देना तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ये हथियार आपने रखा है अपनी ऑपोजिशन का गला दबाने के लिए, आप वो हथियार खत्म नहीं करना चाहते। चाहे सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज ने अब कहना शुरू कर दिया है, आपको वो उस चीज से आप जो है वो अपने आप को मतलब कि आपके 35 पॉइंट्स में से कोई हुकूमत एक भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक भी कबूल करने को तैयार नहीं थे वो। अच्छा, तो हुकूमत कह रही है एक्चुअली आप लोग फिर वो जो एफएटीएफ के बदले जजमेंट में आप लोग देखिए ना, हुकूमत कह रही है कि हमें एफएटीएफ के लिए, मैं बात खत्म कर लूं ना तो बात समझ में आएगी ना। जी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारी इस्तेलाह नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट के मकबूल बाकर साहब के अभी हालिया जजमेंट में ये पॉइंट्स काफी सारे इसमें दिए गए हैं। उससे पहले ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट थी, उसमें भी ये चीजें आई हैं। वो काफी सारी उसमें से चीजें वहां से लिखी गई हैं और वहां उनका ये भी कहना था कि जी पार्लियामेंट जो है इन चीजों पे जो है वो लेजिस्लेट करे। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इनको किस चीज का डर है कि नैब इनके हाथ से निकल जाएगा तो फिर इम्पोर्टेंट चीज सारे पॉइंट्स की वो ये कि नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में ऑपोजिशन तोसी नहीं चाहती, हुकूमत चाहती है कि इसमें तोसी हो। प्रोसिक्यूटर हुकूमत ने वो तो खुद ही विड्रॉ कर लिया ना, वो उस पे तो वो इनसे कर रहे थे। ठीक है, और जाहिर है कि जो कारकर्दगी नैब चेयरमैन की थी उसके बाद उसके जो है एक्सटेंशन लेना वो क्या मजाक की होता है ना, क्या तो, कौन उसको सीरियस। तो इसके बदले में फिर जो एफएटीएफ को लेकर जो बिल हुकूमत ने लेके आने हैं उस पर भी आप उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए हुकूमत कह रही है कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको। नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा। बात सारी ये कि एफएटीएफ के बिल्स जो है अभी 2 हमने डिस्कस किए हैं उनके साथ, उसमें जो हमारी तरमीम थी वो हम दे चुके हैं। अगर तो जो लेजिस्लेशन है वो काबिल कबूल समझी गई तो उनको ज़रूर पास किया जाएगा, लेकिन वो किसी नेगोशिएशन या के जरिए नहीं होगा, वो तो हम ऑपोजिशन मेरिट पे ही फैसला करेगी ना। अच्छा। कि किसको सपोर्ट करना है या किसको नहीं। एक बिल इतना मज़ाक़ खेज था जिसमें वो इकोनॉमिक टेररिज्म की एक नई डेफिनेशन लेके आ रहे थे और जिसमें वो रिमांड जो है 6 महीने का बगैर किसी से मिले हुए या नैब का तो फिर भी 90 दिन का रिमांड है जिसको सारी दुनिया ड्रैकोनियन कहती है, लेकिन इस एंटी टेररिज्म एक्ट के जो अमेंडमेंट थी उसमें वो 3 months एक्सटेंडेबल का था। उसका मतलब 6 महीने तक तो आपको वो गायब कर देंगे और अच्छा। किसी को पता भी नहीं होगा कि आप क्यों गए और किस बात पे कि जी आपने पैसे जो है हवाले के जरिए बाहर भेजे। ठीक है, उसका कानून जो है वो है, उस पर अगर कोई एफएटीएफ की भी सख्त शराइत है ना इस हवाले से मनील को लेकर, हमें ग्रे लिस्ट से बाहर भी तो निकलना है। देखिए, ग्रे लिस्ट ये नहीं कहता, दुनिया के किसी मुल्क में ये कानून नहीं है कि आपने पैसे बाहर भेजे तो आप दहशतगर्द हो गए। ये कहाँ की डेफिनेशन है? हमें क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? पाकिस्तानी कौम को अनपढ़ और जाहिल समझते हैं ये लोग कि एफएटीएफ के तो हमने सारे जो शराइत हैं वो पढ़े हैं, उसमें तो कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई। ये कहाँ से लेके आए? इनको सिर्फ वो पावर्स चाहिए जो कि आमिर के हाथ में होते हैं ताकि वो उनको, अब गवर्नेंस तो इनसे होती नहीं है, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना बेरोजगारी पे कंट्रोल है, ना गुर्बत पे कंट्रोल है, ना कोविड पे कंट्रोल है। अब वो सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की जो है दहशत फैला के ही
वो अपने इक़्तिदार को पे कब्जा करना चाहते हैं और कोई बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल हो रहा है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और हुकूमत इसका क्रेडिट अपनी बेहतरीन स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है उसको समझती है, लेकिन कोरोना फैलने के खदशात अभी भी मौजूद हैं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कल ये कहा कि हमें ईद उल अज़हा और मुहर्रम के दौरान एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर ईद कामयाबी से गुजर गई और उसके बाद मुहर्रमुल हराम भी गुजर गया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये समझ जाएं कि ये दो जो टाइम आ रहा है मुहर्रम का, कुर्बानी की ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं। अगर आपने ईद पे ही एहतियात कर ली तो इंशाल्लाह, और हम समझ रहे हैं कि मुहर्रम में भी हम उलमा से सबसे कह रहे हैं कि मुहर्रम में इसमें एहतियात कर लें, क्योंकि उसके बाद बाकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोरोना को मजीद फैलने से रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ सूबे भर में 10 रोज़ के लिए लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद पंजाब में हर तरह के कारोबारी मराकज़ बशमूल ब्यूटी पार्लर्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग प्लाजे और रिटेल शॉप्स बंद रखने के अहकामात जारी किए गए थे। लेकिन ताजिरों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था और आज दुकानें खोलने का भी ऐलान किया था। लाहौर की लिबर्टी मार्केट, शादमान, हॉल रोड और तमाम शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केटों में काफ़ी हद तक लॉकडाउन पर अमल होता हुआ नजर आया और उन इलाकों में ताजिरों ने दुकानें नहीं खोली। लेकिन अनारकली, आजम क्लॉथ मार्केट और शालमी में ताजिर तंजीमों ने दुकानें खोलने की कोशिश की तो पुलिस ने दुकानों को बंद करवा दिया, जिस पर ताजिरों की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया, एहतजाज किया गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आई। फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई बड़े शहरों में पुलिस और दुकानदारों के दरमियान तलकलामी और इस तरह के वाकयात देखने में आए। लॉकडाउन और ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, इस पर ज़रा ये सुनिए। सारे परेशान है, कोई दुकान खोल नहीं दे रहा, यही देना काम के, ये तो बेड़ागर कर दिए इसी इमरान खान की हुकूमत का। ये हमारे पे जबरन लॉकडाउन शामिल कर रहे हैं या अपनी तनहाएं रजा कराना तौर पर 15 या 20 दिन के लिए कोरोना फंड में जमा कराया, तो हम इनको भी समझे ये भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। मार्केट बंद होने से कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है, ख़ास तौर पे मजदूर तबका और छोटे दुकानदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। जब से ये हुकूमत आई है ना इमरान खान की, इन्होंने ना ताजरों का, मजदूरों का, खासकर सफ़ेद पोश आदमियों का ना इन्होंने ना खाना ख़राब कर दिया है। हुकूमत ने अगर ये फैसला ही करना था तो इनको चाहिए था 15 रोज़ पहले ये हमें बता देते। ये तो सरासर ज़्यादती है सर हमारे ताजरों के साथ। आप मेहरबानी करके हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि छोटा ताजिर जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान। गवर्नमेंट जब ये लॉकडाउन करना चाहती थी तो कम ताजरों को एतमाद में लेती, जो अब लॉकडाउन करेंगे तो ये कहाँ से करें, ये माशी कत्ल कर रहे हैं आप। हम गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन उस हद तक जब तक हमारा ये माशी जो है ना कत्ल किया जा रहा है, हमारे रोज़गार छीने जा रहे हैं, हम सबको बेरोज़गार किया जा रहा है। हम वायरस तो अब ख़त्म हो गया है, अब इनको चाहिए कि फ़ौरन ये मार्केटें ओपन करें। लोगों के बहुत सारे मामला रुके हुए हैं, पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हमारा तो कारोबार 8 बाज़ारों का बिल्कुल इन्होंने तबाह कर दिया। 3 महीने तो दसो असी की खाइए, चूल्हे साढ़े बंद होए या साड़ियाँ तो बददुआ हुई हैं सर। बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से कि स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी ठीक थी, ये मुकम्मल लॉकडाउन से ना हम काफ़ी परेशान हैं। ये देखें कि जो दुकानदार हैं जिन्होंने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, 4 दिन पहले वो लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो सैलरी देनी है, वो कहाँ से देंगे इस चीज़ की। ये तो था ताजिर बिरादरी का रद्द अमल, लेकिन अवाम अचानक लॉकडाउन के फैसले पर क्या सोच रहे हैं, इस पर हमने अवाम की राय भी ज़रा जानी, ज़रा देखिए। शहरियों को नुकसान तो ये है कि बिज़नेस तो पहले ही नहीं था, तो बिज़नेस अब भी नहीं रहा। लॉकडाउन का तो पहले भी कोई फ़ायदा नहीं था और अब भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हुकूमत इनको टाइम बढ़ा देती कि आप 7 से 11 कर लें शाम,
थोड़ा ताजरों को भी वक्त मिल जाता, दुकानदारों को भी वक्त मिल जाता, हमें भी शॉपिंग के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाती। सारे लोगों को इस पंजाब हुकूमत इस गवर्नमेंट ने मिलकर मार दिया। अभी देखिए शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए, जो सामान लेना है, घर की सामान लेना है, और एकदम ये बंद हो जाना, ये ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। किसने ये मशवरा दिया है? आखिरी 2 रोज़ तो शॉपिंग के होते हैं बिजनेसमैन के, जो भी उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है गवर्नमेंट ने। बच्चों का सामान अभी लेना था, अगर गवर्नमेंट पहले बता देती तो हम सामान ले देते, अब सारा सामान अभी वैसे ही रह गया हमारा। शायद एतराज़ इस बात पर ज़्यादा है कि जो सडनली हुकूमत ने ये डिसीजन मेकिंग की है, अचानक से ये फ़ैसला थोपा है कि कल ख़बर आती है कि आज रात से सब कुछ बंद हो जाएगा, इसको ज़्यादा जो है ना, इस पर ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है अवाम का भी और ताजिर बिरादरी का भी। मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है नईम मीर साहब हैं, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब आपका। आप लोगों को मुकम्मल लॉकडाउन पर एतराज़ है या जो अचानक से फैसला आया है कि कल खबर आती है, कल हमें भी मीडिया से अचानक से पता चला शाम 5 बजे के करीब जी रात 12 बजे से सब कुछ बंद हो रहा है, क्या ये बेहतर ना होता कि एक हफ़्ता पहले आप लोगों के साथ बात होती, बता दिया जाता कि जो आप लोगों की प्लानिंग है, आप लोगों ने कारोबार करना है, ये दिन है, फ़लाँ दिन तक आप लोग कर लें, एक हफ़्ते के लिए हमें बंद करना पड़ेगा, तो ये बेहतर था? देखिए हमारे मल्टीपल इतराज़ात हैं। क्या? पहला एतराज़ तो जो आपने बयान किया है कि एकदम फ़ैसला कर दिया गया और स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत नहीं की गई। हाँ। अगर हमारे साथ बैठते हैं, मशावरत करते, तो शायद हमको ऐसी सूरत निकालते जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल होती। हाँ। तो एक तो ये क्या हो सकती थी, वो कोई भी सूरत हो सकती थी, उसमें हमारी तरफ से तो हमेशा ये राय रही है कि अगर कोरोना वायरस को लेकर ही आप ये सारा काम कर रहे हैं तो आप रिटेल मार्केट्स जो हैं उनकी टाइमिंग को बढ़ाएं, होलसेल मार्केट्स की टाइमिंग को कम कर दें, ताकि आपका रश भी कंट्रोल हो जाएगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हो जाएगी और मल्टीपल इशू जो होते हैं वो एड्रेस हो जाते हैं। असल मसला ये भी नहीं है, इससे बड़ा मसला ये है कि ये नोटिफिकेशन किया है पंजाब हुकूमत ने, जबकि दीगर सूबों ने एक और नोटिफिकेशन इसके बरक्स किया है। सुबह सिंध के अंदर जो नोटिफिकेशन हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने शाम 7 बजे से टाइम बढ़ाकर 11 बजे कर दिया रात ईद की शॉपिंग के लिए। यानी ये तो एक रियासत के अंदर, यानी रियासत के एक सूबे ने अपने शहरियों के कारोबार करने के हक को जो है वो सलब किया और दीगर सूबों ने अपने शहरियों के लिए कारोबार करने के हक को माना और उनको हक फराहम किया। अब ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी फैक्ट है। लेकिन इसके पीछे हुकूमत की एक और सोच है कि ईद उल फितर पर जिस तरीके से इजाज़त मिली कि भाई लोगों ने शॉपिंग करनी है, फिर कारोबारी आप लोग जो ताजिर बरादरी थी वो भी बड़ा गुस्से में थी, भाई ईद आ रही है, लोगों ने शॉपिंग करनी है, हमारे कारोबार बंद है। तो उसका नतीजा ये हुआ था कि आपने देखा है कि ईद के बाद केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, लोगों ने किसी SOPs पर अमल नहीं किया, मास्क के बगैर जा रहे हैं, दुकानदारों ने भी SOPs पर अमल किया ना करवाया, जिसकी वजह से हुकूमत को ये करना पड़ा। तो आपको लगता नहीं है कि वो बैकग्राउंड है, ईद उल फितर को उसका पस मंज़र देखें तो हुकूमत मजबूर हुई है? ऐसा हमें नहीं लगता। अच्छा, नहीं इसलिए नहीं लगता कि जो कोरोना के एक्सपर्ट्स बता रहे थे वो यूं ही बता रहे थे हमें कि उन दिनों में जब ईद उल फितर आई थी, कोरोना ने अपनी नेचुरली पीक पे जाना था। पूरी दुनिया में जो कोरोना का ग्राफ जिस तरह चलता है उसी तरीके से उन दिनों में उसने जाना ही जाना था, लिहाजा इसका हमारे इस मामले से ताल्लुक नहीं। अच्छा। और अगर इसका इस मामले से ताल्लुक है भी, मैं आपकी बात को मान भी लूँ तो सिर्फ ये पंजाब पर क्यों लागू होता है? ईद तो बाकी सूबों में भी मनाई गई थी, तो फिर ये पंजाब का इसमें क्या कसूर है? असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई है सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मैं खुली बात करता हूँ आपसे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इनिशिएटिव्स ले रही थी कोरोना वायरस को लेकर, स्कूलों को बंद करने के वाले से मार्केट्स को बंद और ये पंजाब गवर्नमेंट को इसकी तकलीद करना पड़ती थी, उनके पीछे जाना पड़ता था। तो इन्होंने ये सोचा कि हम कोई ऐसा इनिशिएटिव ले लें कि सिंध हुकूमत हमारे पीछे चले, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो है ना जी वो अपना ट्रम्प का कार्ड खेला और उन्होंने जनाब टाइम जो है जो ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने शाम 7 बजे की टाइमिंग को बढ़ा के 11 बजे कर दिया। ये सोच रहे थे कि शायद सिंध और दीगर सूबे भी हमें जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये इसमें इनको जो है ना मुंह की खानी पड़ी। और आप देखें कि इसके जो दीगर पहलू हैं, यानी आप मुआशी पहलू तो हैं ही हैं, ये ईद उल फितर नहीं है, ये ईद उल अज़हा है। अगर आपने कोरोना वायरस को लेकर ही
आपने इस हवाले से मनसूबाबंदी और हिकमत अमली तो आप करनी थी मंडियां बंद कर तो दें। आप मवेशी मंडियां बंद करते, आप बुचर खाने बंद करवाते, आप कसाईयों को अवेयरनेस देते, जाके आप कीमा निकालने वाली जो मशीनें हैं आप वहां पर SOPs अप्लाई करवाते, आप SOPs अप्लाई करवाते। जिन लोगों ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट जिन पॉइंट लोगों है ने कि जो है अगर रश सिरी- देखे तो मवेशी जिन- मंडियों में इतना ज्यादा जिन रश लोगों है। ने सिरी पाए भूनने हैं, देखिए अब होना है ना ये आपके आने वाले वक्तों में जहां सिरी पाए भूने जाने हैं वहां पर आप जो है उन SOPs उनके लिए बनाते। अगर आपका विजन होता, आपने ना ताजर को लिया हुआ है एक बड़ा आसान प्रे, अच्छा, आपका शिकार इसके है। पीछे फिर हुकूमत का क्या मकसद? क्योंकि ताजिर बरादर दुश्मनी तो है नहीं। देखिए मैं इसके पीछे एक और भी मकसद है, क्या? दिहाड़ी लगाना। ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, ये बार बार जो सिलेक्टेड लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और इन तमाम लॉकडाउन जितने भी इन्होंने बनाए हुए हैं, जब भी ये इनको अप्लाई करते हैं ना तो उसमें होता क्या है, दुकानदार की दुकान बंद होती है, अमलन बंद नहीं होती। दुकानदार अपना शटर जो है आज अपना ऊपर करके कारोबार कर रहा है, कल से वो शटर नीचे करके कारोबार करेगा। वो ऐसे कि शटर नीचे है, बाहर इंतजामिया और पुलिस का बंदा बैठा हुआ है, वो उससे ईदी लेगा, रिश्वत लेगा, हफ्ता लेगा, महीना लेगा और वो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस होगा। आप लोग जबरदस्ती दुकानें खुलवाने की कोशिश करें, आप लोग एहतजाज करें, कुछ भी करें, ये फैसला तो बदलने वाला नहीं है। तो मेनोन आप लोग इस फैसले को तस्लीम कर नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, एहतजाज हम करते रहेंगे। कैसे? क्या करेंगे? नहीं, हम एहतजाज के लिए भी 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते कोरोना की वजह से, कैसे एहतजाज करेंगे आप के लोग? लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जब एहतजाज के लिए लोग आज इकट्ठे हुए हैं, आपका टीवी कैमरा दिखाएगा टीवी पे, उसमें फिर क्या हुआ, कोरोना के SOPs फिर वायलेट हो गए। हाँ। आप देखें ना, यानी ये बार बार हुकूमत ऐसे असबाब पैदा करती है, ऐसी वजूहात पैदा करती है जो कोरोना के फैलाव का जरिया बनते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, कल रात इन्होंने लॉकडाउन किया, 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया, 12 बजे तक कल लाहौर समेत पूरे पंजाब के तमाम शहरों के हालात क्या थे आपको अंदाजा है? बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था, हर और जगह पे इतना ज्यादा रश था और लोगों को बता के जो करना है आज कर लो, आज जो करना आज कर लो। अब उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि कोरोना फैला नहीं होगा। तो कोरोना बगले में जा रहा था, कोरोना तो भंगड़े डाल रहा था और कह रहा था थैंक यू वेरी मच बुजदार साहब, थैंक यू वेरी मच पंजाब गवर्नमेंट। कोरोना पहले देखें, ठीक है, तो कोरोना तो आपने खुद फैला दिया, कोरोना तो खुद फैला दिया। देखिए कोई नहीं चाहता कि कोरोना फैले, कोई इनकी पॉलिसी को अपोज नहीं कर रहा। मैं भी नहीं चाहता, ये इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं दिहाड़ियां लगाने के लिए। मतलब ये कि ये फैसले की टाइमिंग और अचानक से फैसला दे देना, इस पर सबको एतराज है। ज़ाहिर है कौन चाहेगा कि कोरोना पहले केसेस बढ़े? बात को अंडरस्टैंड करें, हम इसको भुगत रहे हैं गुज़िश्ता कई माह से। देखिए वो तो पूरी दुनिया भुगत रही है, इस पे आप लोग इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम इनको भुगत रहे हैं, हम इनको पैसे दे रहे हैं, ये हमसे मंथलियां ले रहे हैं, ये पैसा खा रहे हैं भाई। किसको आप पैसा दे रहे हैं? पुलिस, इंतजामिया। क्यों? हम अपना कारोबार कर रहे हैं ना, कारोबार हो रहा है ना। नहीं तो पुलिस को पैसा क्यों दे रहे हैं आप लोग? भाई जब मैं लॉकडाउन में दुकान बंद होगी, हाँ, लेकिन दुकान तो खुली है, शटर नीचे है, ग्राहक अंदर है, मैं ग्राहक को सौदा दे रहा हूँ, मैं पुलिस की जेरे साया, इंतजामिया की जेरे साया काम कर रहा हूँ। अच्छा, दुकानों के शटर नीचे है लेकिन अंदर कारोबार हो रहा है। देखिए बता के आप मेरी बात को थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दें, मेरी बात को मैं आपको समझा पाऊंगा। देखें, कारोबार करना हर शहरी का आईनी कानूनी हक है रोजगार कमाना। जब आप किसी शहरी को रियासत रोक दे काम करने से तो फिर उसे घर बिठाएगी तो उसकी कफालत करेगी ना। पूरी दुनिया में जहां लॉकडाउन का मॉडल आया 12,000 दिए ना, तो उन्होंने 12,000 का तो आप एक सूट नहीं पहनती हैं, मुझे बताएं पहनती हैं तो 12,000 का क्या बनता है? 12,000 से कोई अपना बजट 12,000 से गरीब का चूल्हा नहीं चल सकता। देखें बिजली जितनी महंगी है, गैस महंगी, महंगाई इतनी होगी। आप देखें, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सुन लें, जब रियासत इस काबिल नहीं कि मेरी कफालत कर सके, मुझे घर बिठा सके, पूरी दुनिया ने वजीफा दिया है, मुझे मुलाजमीन की तनख्वाहें दी हैं, मेरे ताजर को सब कुछ दिया, जब मेरी रियासत के ये वसाइल नहीं तो फिर होना क्या है? अल्टीमेटली यही जो मैंने आपको रियलिटी है कि आपको ये फैसला तस्लीम करना पड़ेगा। 5 अगस्त तक कारोबार बंद रहेंगे, अवाम ने भी घर बैठने। हमारा 5 अगस्त का मसला नहीं था। देखिए ईद के इस हफ्ते हमारा जो ये ईद का स्पैन था ना, हमारा असल प्रॉब्लम ये था क्योंकि इसमें हमने अरबों रुपए की खरीदारी की हुई है, स्टॉक ज्यादा रखा हुआ है रिटेलर्स ने। ये सब देखें, आपने कहा जी बड़ी मार्केटें बंद थी, बड़ी मार्केटें, होलसेल मार्केट्स का भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ओरिजिनली प्रॉब्लम है आपका रिटेल मार्केट और छोटे दुकानदार का, छोटे कारोबारी का, क्योंकि उसके पास थोड़ा सरमाया है और उस सरमाए से उसने सारा अपना निजाम चलाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया नईम मीर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सिफारती महाज पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर से जीत हुई है और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जरिया अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में दहशतगर्दी का मरकज़ भारत को करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती मदद और पाबंदियों की मॉनिटरिंग करने वाली टीम की 26वीं रिपोर्ट में भारत में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दाइश की एक ज़ैली तंजीम के 200 कारिंदे भारत में हैं और इस ग्रुप के अरकान की एक बड़ी तादाद केरला और कर्नाटक में सरगर्म है और भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट अब आई है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दी है इसमें भारत और बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। गुज़श्ता माह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले के ताने बाने भी भारत से ही मिले थे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से पॉलिसी बयान कौमी असम्बली में दिया था। ज़रा सुनिए। एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहाँ उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफ़ा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते। हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। कालादम टीटीपी की क़यादत सरहद पार से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने की जिम्मेदार है। कालादम जमात अल-अहरार भी पाकिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं इसमें मुलव्वस है। ये कालादम तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारियाँ भी कबूल कर चुकी हैं, जबकि अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट से ये वाज़ेह हो चुका है कि भारत और अफगानिस्तान इस खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने वाले जो अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में नाकाम रहे हैं। क्या आलमी दुनिया को अब भारत पर अपने मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए दबाव डालना चाहिए या भारत डालेगा? दूसरी तरफ इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए अमरीका को एक बार फिर से पाकिस्तान की मदद दरकार है, जिसके लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन खित्ते में दहशतगर्द अनासर रखने वाले ममालिक के बारे में अब दुनिया को यकीनन इस बारे में सोचना होगा। मैं बात करूंगी मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर अकरम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपका। मुनीर अकरम साहब, रिपोर्ट तो यूएन की अब आई है। पाकिस्तान का तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो दहशतगर्दाना हमलों के लिए, पाकिस्तान में जो हमले होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। अब यूएन की रिपोर्ट के बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तो तस्दीक हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद अब पाकिस्तानी हुकूमत को डायरेक्टली इस पर अफ़गानिस्तान से बात करनी चाहिए, या आप समझते हैं कि यूएन की इस कमेटी के थ्रू अफ़गान गवर्नमेंट को ये मैसेज पहुँचाना चाहिए? क्या कहेंगे आप? ये देखें, ये मैसेज जो है वो तो हम काफ़ी अरसे से सब हुकूमतों को हम पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में पर जो यहाँ सलामती काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको बताया जाता है, यहाँ जितने इदारे हैं जो दहशतगर्दी से काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनके साथ हमारा राब्ता रहता है और उनकी विजिट्स भी हुई हैं पाकिस्तान में और उनसे काफ़ी तफसील से बातचीत भी हुई है हमारे जो इदारे हैं उनकी। तो ये हमने मौक़िफ़ जो है ये बताया है पूरी दुनिया को, और अब हमने कुछ एविडेंस भी पेश किया है और एविडेंस मौजूद है। जो ये मॉनिटरिंग टीम की विजिट्स हुई हैं अफ़गानिस्तान में और दूसरी जगहों में, उससे उनको ये मालूम हो गया है कि हकीकत क्या है, और ये हकीकत उन्होंने पेश की है अपनी रिपोर्ट में। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, अगर मैं ये जान पाऊँ, आपसे पूछ पाऊँ कि क्या ऐसी कमेटी सिर्फ रिपोर्ट को जारी करती हैं या प्रैक्टिकली कोई अमली इकदाम भी उठाती हैं या रेफ़र करती हैं या सिफारिशात करती हैं? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? ऐसी रिपोर्ट्स का कोई फ़ायदा होता है? जी, ये रिपोर्ट सलामती काउंसिल में जाएगी और वहाँ ये इस पे बहस होगा।
इस पे जब एक्शन जो भी हो या ना हो, क्योंकि वहाँ जो वीटो पावर्स हैं उनको सबको मानना पड़ता है एक्शन, तो एक्शन कभी कदार स्लो होता है, ब्लॉक होता है, पर दुनिया को और यूनाइटेड नेशंस सलामती काउंसिल को अब ये हकीकत मालूम हो गई है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी हमारे खत्ते में करवा रहा है, और इससे एक ही बहुत मुख्तलिफ पिक्चर आती है। जो आप जानती हैं कि पिछले 10 साल से जो इन्होंने हमारी बदनामी की है, उससे अब दुनिया को मालूम हो रहा है कि दहशतगर्दी इस खित्ते में कौन करा रहा है, वो हिंदुस्तान है। मुनीर अकरम साहब, ये हकीकत तो मीडिया के हवाले से भी हकीकत तो पूरी दुनिया पर वाज़ेह है कि कौन वहाँ जुल्म कर रहा है, कौन वहाँ लोगों को शहीद कर रहा है, किसने बर्बरियत की इंतहा मचाई हुई है वहाँ पर। भारत का सबको पता है, भारत का चेहरा बेनकाब है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने। लेकिन इसके बावजूद अब जब ये भी पता चल गया कि भारत की ज़मीन पे भी जो है ना वो दहशतगर्द जो है ना कार्रवाइयाँ करते हैं, यहाँ पे होने वाले हमलों में भी भारत मुलविस है, उसके बावजूद दुनिया क्यों भारत के खिलाफ कुछ कर नहीं पाती, कोई एक्शन नहीं ले पाती? क्या वजह है कि भारत इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी रखता है? जी देखें, भारत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, उसकी बहुत तिजारत में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में उन जो वो बहुत सारी ममालिक जो हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। कुछ बड़ी ताकत आप जानते मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आगे दुनिया के नज़दीक इंसानी जानों की कोई वैल्यू नहीं है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में जो हुकूमतें होती हैं वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में काम करती हैं। जो मोरालिटी है वो सेकेंडरी होती है। मोरालिटी काम प्रिंसिपल्स जो हैं वो अहम होती हैं, पर पहले सब में पहले हर मुल्क देखता है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है और क्या है। तो उसकी वजह से आप जानती हैं कि सलामती काउंसिल में कोई बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की हिमायत करती हैं, और उस वजह से फैसले निकालना मुश्किल है। सही। लास्ट क्वेश्चन मुनीर अकरम साहब, यूएन में जो पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का चेयरमैन बना है, ज़ाहिर है आप इसको चेयर करेंगे, इस कामयाबी से आप क्या समझते हैं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है? ये देखें, इसमें पहली चीज़ तो हमने ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की कितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी में अब इज्जत बढ़ गई है। तो हमें ये मौका दिया है और यूनैनिमसली हमें इलेक्ट करवाया है, बावजूद कि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ जो कुछ काम करते हैं वो करते हैं, तो उसके बावजूद हमें यूनैनिमसली इलेक्ट किया गया है। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा कि अभी जितनी भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसमें जो अहम मसले हैं, जो ये कोविड-19 का क्राइसिस है, जो डेट क्राइसिस है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को आगे बढ़ाना है, जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, ये सब मसले इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इन पे बहस होते हैं, इस पे फैसले होते हैं। तो इसमें हमारा लीडरशिप रोल होगा और हम इसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, और हमारी ना सिर्फ हमारी खुद की इंटरेस्ट हम बढ़ा सकेंगे, पर डेवलपिंग कंट्रीज की इंटरेस्ट भी हम बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।